over different countries. So when we work together, and India becomes an important part, so this is important for our Make in India initiative, that we become part of these global value chains. And as you know, Korea has a very, very strongly developed industry. So if we can be part of this, where we not only both of us work together, but also seek partners in what they call the South and we call the East. Yes. And this would be obviously not only to our mutual benefit, but also for the benefit of the region. So this is what I think that we're looking at. And Prime Minister spoke about, and not the first time really, he's also spoken earlier about how services where India has a certain expertise should also be seen as a commodity of trade, in the sense that India's services expertise should also be seen when we talking about taking technology from others. They should also see what India can offer in terms of services. So that's an interesting aspect of the relationship. That's right. बिल्कुल. और जापान के साथ कल जिस तरह से बातचीत हुई है भारत और जापान के बीच में, उसमें भी ये सारी बातें किस तरह से जापान का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी का जो मसला है, खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर, उसमें किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, इसको लेकर बातचीत हुई. लेकिन जो सबसे अहम फोकस है वो इसी पर है कि इस वक्त G20 की मीटिंग लगातार हो रही है और उसमें लगातार जिन इशूज को लेकर बातचीत हो सकती है, उसमें टेररिज्म का मसला है, हमने इस पर बातचीत भी की, और क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत हो रही है. इन तमाम मसलों पर बातचीत हो रही है. लेकिन क्लाइमेट चेंज पर कल भी हमारे मिनिस्टर ने हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कहा है कि जिस तरह से जो एक रुख रहा है विकसित देशों का इस पूरे मामले को लेकर, शुभेंदु, वो कहीं ना कहीं उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है. जी, अमेरिका की बात करिए, जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था, ऑल कंट्रीज कम टुगेदर एंड देन अमेरिका आप उसमें से बिल्कुल. तो चूंकि हम उसके बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं, हम जानते हैं कि जिस तरह से और भी जो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ऐसे रिपोर्ट में कहा जाए शुभेंदु अगले 20-30 सालों में वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे सी के अंदर में, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. And ironically, those are not the countries that contributed to the levels where global warming or climate change is. बिल्कुल 11% ओनली, ये कहा गया है कल मिनिस्टर की तरफ. सिर्फ 11% जो है हम एमिशन करते हैं, बाकी रेस्ट बाकी दुनिया करती है. लेकिन भारत पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ रहा. हम देख रहे हैं कि कहीं इतनी गर्मी, कहीं फ्लड, इन सारी चीजों को देखते हुए दीपा जी कैसे देखते हैं विकसित देशों, डेवलप्ड कंट्री को किस तरह से आगे आना चाहिए और इस पूरे मसले को, क्योंकि न सिर्फ वो उससे अफेक्टेड हैं बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, छोटे इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं, वो इससे ज्यादा अफेक्टेड. एंड दैट दे गो बैक ऑन देयर कमिटमेंट्स व्हिच इज वेरी मेक्स इट वेरी कॉम्प्लेक्स. आप पेरिस डील से अपने हैंड को वापस खींच लेते हैं, ये अपने आप में काफी दुखद है. देखिए, सब आखिर में अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं. तो जैसे आपने देखा, डिफरेंट जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस थे, कई तो बहुत प्रो क्लाइमेट चेंज थे, जैसे ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन थी, फिर ये आए एंड दे वॉकड आउट ऑफ इट. ये तो दिस यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि दे आर आल्सो लुकिंग एट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बैक होम. लेकिन एक क्या बात है, कहते हैं कि क्लाइमेट शुड बी एवरीवनस कॉन्स्टिट्यूएंसी. दीस आर नॉट इश्यूज ऑन व्हिच ग्लोबल इशू है. इंटरेस्टिंगली कि लोकल कम्युनिटीज है, लोकल यूनाइटेड स्टेट्स में ही आप देखिएगा कि जो लोकल स्टेट्स है वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि दिस इज इट्स अ ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट्स एवरीबॉडी. तो इनको फोर्स तो कर नहीं सकते, लेकिन जरूर हम इनिशिएटिव ले सकते हैं. वी कैन कीप पुटिंग आउट ऑन द टेबल. मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है डेवलप कंट्रीज की, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी खरीदेंगे वो कंट्रीज है जो अफेक्टेड कंट्रीज है. तो द फैक्ट इज कि अगर वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है हमारी जैसी कंट्रीज में या चीन में, तो इट इज समथिंग वेयर देयर इज अ बेनिफिट टू देम. और देखिए ना, सरकार लगातार, अगर मोदी सरकार की बात करूं, लगातार देखिए हमने BS6 की बात की, BS6 पे हमने काम शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम काम कर रहे हैं, लगातार जो है COP21 की बात करें, COP22 की बात करें, लगातार हम इस पे फर्म है कि हम इसको बात मानेंगे. लेकिन जो फंड की बात है, जब पैसे की बात आती है, टेक्नोलॉजी की बात आती है, वो हमारे पास उतना नहीं है ना, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास भी नहीं है. इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं इस ग्लोबल जो एमिशन है उसमें, उनको आगे आना चाहिए. और इस तरह की टेक्नोलॉजी में, और जो ग्रीन फंड की बात की जिसमें कि अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है, तो ये अपने आप में काफी दुखद है कि उनको पैसे दें ताकि जो टेक्नोलॉजी की बात है उसको आगे बढ़ा सकें. और कहीं ना कहीं सबका इससे वास्ता है कि अगर ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है वो ठीक रहेगा तो हम सभी ठीक रहेंगे. Absolutely. And Asim, in that context, although we're talking about G20 Prime Minister in Japan, but Prime Minister, when he got elected for his new term, the oath-taking ceremony, we saw the kind of focus that was there on the immediate region, neighborhood first. BIMSTEC was a priority, Prime Minister. Even he could have said that perhaps G20 is a priority, but he spoke about the local neighborhood, the region, and the Indo-Pacific region. In that context, ma'am, when we are talking about
in the real world, the ways in which developing countries and developed countries often do not fall on the same page. They do not go together. How significant is it to strengthen this association in the immediate neighborhood, in BIMSTEC, in the Indo-Pacific region? From that context, again, when we talk about all G20 countries are sitting together, how significant is it also for these regional, smaller, developing countries to form a united front, perhaps to even increase their bargaining power on the international platform? Well, you see, this happens in different areas. For example, if you look at the whole issue again of climate change, the countries that were most affected were the small island developing countries. And if you know that India has been very sensitive to their concerns, because we have some in our own neighborhood, and we ourselves have islands, whether they're in the Maldives or whether they're in the Maldives, or our own islands in the Andamans and the Lagos, or our coastal regions, which are under threat of submersion. Because these countries can't on their own bilaterally engage with the developed countries in that manner. That's right. So I'll tell you, some years ago there was a grouping which was called the Small Island Developing Countries, and we have supported them in many ways. So as you know, India is not only a recipient of aid, but we are also a donor, major donor. Yes. And a lot of our development cooperation nowadays increasingly is directed towards these countries. So when you talk also of BIMSTEC and you talk of the countries in the region, these are countries with which we work together, and we really talk about development cooperation, not donor aid kind of issues. Right. We work together because it's very important for us to have a periphery that is economically developed for and integrated to the Indian economy for our own good. I'm suddenly reminded, ma'am, that this LED bulb revolution that is taking place in India, it's becoming affordable, cheaper. It's not as if we are having this revolution here and we'll wait for 2 decades to also give that kind of support to our neighbors. Prime Minister goes to Maldives and he ensures that millions of LEDs are also supplied to them. So there is there's a focus on simultaneous growth, so that aid and grant relationship is not there. That's so right. I just wanted to add to what you were saying. That's right. एक और इशू जिस पे कि हम कम चर्चा किए दीपा मैम, इंडो पैसिफिक को लेकर बात करें, तमाम जो मुलाकातें होती है उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि भारत प्रशांत जो क्षेत्र है, और खासकर जो ये पूरा, जो कि हम जानते हैं ट्रेड को लेकर बहुत अहम ये रास्ता है, इसको लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, फ्री, पीएम ने कई बार कहा है कि फ्री हो, सिक्योर हो, सेफ हो, इसको लेकर सबका जोर होना चाहिए। कैसे देखते हैं इंडो पैसिफिक को लेकर भारत का कंसर्न और इसके आसपास के जो मुल्क हैं, इसको कंसर्न को लेकर कितना महत्वपूर्ण ये इंडो पैसिफिक आपको लगता है? इंडिया, देखिए, इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सेंट्रल है, क्योंकि पहले आप देखिए नाम ही जो है, पहले हम लोग बोलते थे एशिया पैसिफिक, अब सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक है। ये इंडो कहां से आया? इंडिया से आया, क्योंकि एक तो इंडियन ओशन थी, एंड द सेंट्रलिटी, क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक है वो है वेस्टर्न शोर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से लेके ईस्टर्न शोर्स ऑफ अफ्रीका तक, और बीच में कौन है? हम हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ ऑल द मेजर ट्रेड रूट्स, एनर्जी सिक्योरिटी। तो इंडिया का तो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। So whether we are a security provider, and all the countries in the region, we work together for a common prosperity. Therefore, a free and open Indo-Pacific, which is based on an architecture which is rule-based, that is transparency. This is all things are very, very important to India. तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, जो भी इसके जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ब्रिक्स को लेकर भी हो रही हैं कि G20 के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी कि ब्रिक्स देशों के अनौपचारिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद को बढ़ावा दिए जाने के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इसमें तमाम मुद्दों पर आम सहमति कायम करने को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। पांच प्रमुख सुझाव देना चाहूंगा। ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल से एक तरफा फैसलों के दुष्परिणामों का निदान कुछ हद तक हो सकता है। हमें रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं तथा संगठनों में आवश्यक सुधार पर जोर देता रहना होगा। निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर लगातार उपलब्ध रहने चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा
रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रमों में निवेश को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोलिशन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की पहल अल्प विकसित और विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायक होगी। मैं आपसे इस कोलिशन में शामिल होने का आह्वान करता हूं। विश्व भर में कुशल कारीगरों का आवागमन आसान होना चाहिए। इससे उन देशों को भी लाभ होगा जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी की उम्र पार कर चुका है। मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी सहमति का अभाव हमें निष्क्रिय ही नहीं रख सकता। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख प्राथमिकताओं में जगह देने के लिए मैं ब्राजील की सराहना करता हूं। That is Prime Minister giving India's priorities at the BRICS leaders meeting. Deepa ma'am, important aspect that came out, there were many, but one that we'd like to focus on is when Prime Minister spoke about the movement of skilled manpower, especially in the BRICS nations. For India, it's a big concern. We are also speaking in the context of concerns over H-1B visas in the US. How significant do you think this vision is, where skilled manpower, and let's talk about India, skilled manpower who are looking for jobs, who can go outside to countries where they're useful, they can earn and they can make a career. So how significant is this particular vision